नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी, उनका स्वागत कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, ये माना जाता था कि दक्षिण का द्वार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत देर से खुला, वो भी कर्नाटक में। केरल और तमिलनाडु में तो वो पता नहीं कब से प्रयास करती रही, लेकिन वहां उसको कभी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव और उससे पहले कुछ प्रयास हुए, संघर्ष होता हुआ दिखाई दिया जमीन पर। तमिलनाडु में भी एक पूर्व आईपीएस बहुत ही चर्चित, वो सड़कों पर चुनौती देते हुए दिखाई दिए। द्रविडियन जो वहाँ की पॉलिटिकल जमात थी, खास तौर से डीएमके, और भारतीय जनता पार्टी वहां दिखाई देना शुरू हुई। और आज की जो खबर है, इस पर तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक कई ट्वीट आ चुके हैं। दर्शकों को भी जानकारी होगी, मैं बता दूं, केरल में जो प्रशासनिक राजधानी केरल की है तिरुअनंतपुरम, जहां से 4 बार कांग्रेस पार्टी जीती है, शशि थरूर जीते हैं, उसके नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और शानदार जीत दर्ज की है। ये ना केवल कांग्रेस बल्कि वामपंथियों के लिए, उस वो मोर्चा के लिए भी जो सत्तारूढ़ है, उसके लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और धीरेन्द्र पुंडीर जी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितनी महत्वपूर्ण जीत है। और आने वाले जो चुनाव हैं, क्योंकि अप्रैल मई में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें केरल भी शामिल है। तो केरल की तिरुअनंतपुरम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलना, एनडीए को बहुमत मिलना, ये कितनी बड़ी घटना है। सर नमस्कार, आपको भी और तमाम दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार। दरअसल ये एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। इसको अगर हम ये कहें कि दक्षिण की राजनीति में धीरे-धीरे बीजेपी बहुत बड़ा जो है अपने आप को प्रदर्शित कर रही है कि वो ग्राउंड पर अपने पैर जमा रही है। कर्नाटक में जीत हासिल की, तमिलनाडु में दिख रहे हैं और केरल में अब वो धीरे-धीरे नंबर 2 की तरफ बढ़ चुके हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये हम लोग इसको अब ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि पीएम ने भी कहा ऐसे, लेकिन मैं 24 घंटे पहले ही, मतलब आपसे मैं बात में बता भी रहा था, ठीक 24 घंटे पहले हम इसको एनालाइज़ कर रहे थे केरल को, तो उसमें ये साफ था कि बीजेपी वहां रिप्लेस कर रही है। हालांकि उसमें थोड़ा-सा हम लोगों का ये मानना था कि कांग्रेस जल्दी जाएगी, लेकिन चूंकि 2-3 इसमें बड़े इंटरेस्टिंग वो दिख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको रिकॉर्ड के तौर पर बता देता हूं कि सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया है कि जो तिरुवनंतपुरम है, जहां पिछले 2 बार से बीजेपी बस मार्जिनली हार रही है, मार्जिनली, मतलब वहां उसको आप लोकसभा में कह सकते हैं एक बार 15,000 से, एक बार 16,000 से, सिर्फ इतना। जबकि वहां बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस लड़ती है एलडीएफ के लिए, वो बड़ी चुनौती की सीट है, वहां से शशि थरूर जीत के आते हैं। इस बार राजीव चंद्रशेखर को न केवल जिम्मेदारी दी थी, बल्कि उन्होंने एक शानदार लड़ाई लड़ी थी, वो पिछली बार का मोमेंटम बनाए रखा। और अब इस बार तो मुझे लगता है कि ये जो है, अगर आप ये समझिए, अगर तिरुवनंतपुरम में आप कोई चीज नगर निगम जीतते हैं तो इसका मैसेज जाता है, केरल की राजनीति में इसका मैसेज जाता है। जिस लाल झंडे, जिस तिरंगे, जो कांग्रेस वाला तिरंगा है, उसके अलावा तो वहां बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा था। वहां कांग्रेस दोनों मिल जाते थे जब उनको एक एक तरह की दुर्भिसंधि थी दोनों पार्टियों के बीच में कि तीसरे को आने नहीं देना है। वो दोनों मिलके, यानी चर्च और जो मस्जिद है, उनकी राजनीति के साथ रह के भी वो मंदिर को दबाने के लिए, अपमानित करने के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये इस संदर्भ में आ रहा है क्योंकि आप देख रहे सबरीमाला में पीढ़म से सोना चुराया गया। इसके अलावा फिर आपने दूसरे मंदिरों का देखा,
किस तरह से हर एक मंदिर पे उनके कब्जे, उनकी तमाम चोरियों की घटनाएं, और ये होना कि साहब आप दूसरे धर्मों के में तो अल्पसंख्यक होने के नाते वहां जा नहीं सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक है तो इनका सब कुछ कब्जाया जा सकता है, अपमानित भी किया जा सकता है, इनके पैसे से लिया भी जा सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई ने जो बिल्कुल एकदम पिन द पॉइंट कहा कि मंदिर का पैसा देवता का है, वो ये कम्युनिस्ट पार्टियां उसको सहकारी बैंकों को दे रही, वो बैंक जो लूट के लिए फेमस हो जाते हैं। सहकारी बैंकों का मतलब सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी के लिए कॉफर का इंतजाम करना, उनके लोगों के लिए लूट का इंतजाम करना। जहां शरद पवार को अगर कहते हैं सहकारी वो जो किंग कहा जाता है, वो इसीलिए क्योंकि वो उस पैसे को इकट्ठा करते थे। अब आज की जो घटना है, अगर मैं उस पर देखूं, जो अभी तक की मतलब पूरा फाइनल जब आ जाएंगे उस पर चर्चा उस वक्त भी होगी, लेकिन अभी जो है ये 101 एनडीए ने 50 सीटें जीती हैं, 101 वार्ड हैं, तो 50 सीटें जीत ली, यानी ये माना जा सकता है 4 दशक से, यानी 40 साल से जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का नगर निगम ताकत बनी हुई थी उसको उड़ा दिया सीधे तौर पर। एलडीएफ महज 29 सीटों पे है, मतलब आप ये नहीं मान सकते कि भाई साहब वो आ जाएगा या नहीं, वो 29 सीटों पर है। और यूडीएफ तीसरे नंबर पर चला गया, जो मैं कह रहा था कल भी हम लोग यही बात कि ये सब हुआ, और पीएम मोदी इस पर यकीनन बहुत खुश होंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि देश का सबसे बड़ा नेता, देश का प्रधानमंत्री, वो अपनी पार्टी के छोटे छोटी जीत पर बड़ी बड़ी उनको अपने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, और ये कहते हैं कि और आगे तैयारी करनी है। वो जिम्मेदारी का भाव डाल देते हैं कि ये मैंने देखो तुम्हारा ट्वीट किया है, मेरे साथ जुड़ी हुई हर एक सीट। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि वो तैयारी हो रही है, चुनाव होना है, और आज जो है देखिए, बाकी सब में आपको मैं बता दूं, ये ना समझें कि बाकी सब जगह वो है, आपको देखना पड़ेगा एलडीएफ वहां बुरी तरह हार रहा है, एलडीएफ पिछड़ा हुआ है अभी तक। बीजेपी को पलक्कड़ नगर पालिका पे तीसरी बार लगातार बीजेपी जीत रही है। आप ये समझ लिए, पालक्काड़ में बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत रही है, 25 सीटें जीत चुकी है, 53 की वो सीट है, 2 बहुमत से कम है, फिर भी सबसे बड़ी पार्टी है, 2 उसको मिल जाएंगे। और जो अभी संपूर्ण परिणाम नहीं आ रहे, चूंकि जब हम बात कर रहे हैं उस समय आने का है और पूरा उनको एनालाइज करना है, चूंकि हमको वहीं के अखबारों के हिसाब से देखना पड़ रहा है, कोई नेशनल चैनल या नेशनल अखबार तो उसको देता नहीं है। अब एक है त्रिपुनिथुरा नगर पालिका, यहां भी 55 में से 21 सीटें जीती हैं बीजेपी ने। इस निकाय पे पहली बार बीजेपी आ रही है। तो जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, एक तो ये हुआ कि आप ये कहने की तरफ आ गए कि आपने एलडीएफ का गढ़ तोड़ दिया, और पूरे में एक रिप्रेजेंटेटिव, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की है। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि कांग्रेस को आपने वहां पछाड़ा है, कांग्रेस बाकी सब जगह पर एलडीएफ को हरा रही है। इसका मैं आपको अभी एक बहुत ही, जो चूंकि लोग अभी उसको देखे नहीं होंगे, मुझे लगता है कि एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक अगर हम ये इसको देखें कि ये बड़ा ही जबरदस्त तरीके से, सर मैं ये कह सकता हूं ओंकार सर, कि जिस तरह से ये बड़ा मामला एक जिस तरह से इसमें होने क्या जा रहा है ये समझने की जरूरत है। ये इस तरह से समझा जा सकता है कि एलडीएफ सत्ता में नहीं आ रही है, अगर यूडीएफ को इतनी ताकत मिल रही है, तो एलडीएफ किस पर बेस्ड है? एलडीएफ हिंदू वोटों पर बेस्ड है, इसको समझने की जरूरत है। दर्शकों के लिए मैं ये बता रहा हूं, आपके लिए एक कोई हवा में जो है वो नहीं मैं कह रहा हूं कि जो कोई हवा का आपको नैरेटिव लगेगा ये शब्दों का, मैं ग्राउंड की रियलिटीज बता रहा हूं। वहां 18 और 26% दोनों मिलके, मुस्लिम 26%, 18% वहां आपके क्रिश्चियन है, और 52-55 से पहले ज्यादा थे, 58 के करीब थे, लेकिन अब 55% हिंदू हैं। लेकिन वही हिंदू एलडीएफ का वोट बैंक थे, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस कांग्रेस का वोट बैंक रहे। तो ऐसे में अगर एलडीएफ की हार बड़ी दिखती है, तो वो वोटर जो कांग्रेस को नहीं देना चाहते, कांग्रेस को जीतने नहीं देना चाहते, वो आएंगे कांग्रेस बीजेपी की तरफ। ये मेजर चेंज होने जा रहा है, जो अभी हमको दिख नहीं रहा इसमें से। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं धीरेन जी। अभी तक केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में लड़ाई सीमित रहती थी। भाजपा की जो तिरुअनंतपुरम में ये शानदार जीत है, दस्तक है,
क्या केरल में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं? और एक आकुलाहट है, एक बेचैनी है वहाँ के मतदाताओं में, वो विकल्प की तलाश में हैं। उनका मोह भंग हो चुका है एलडीएफ और यूडीएफ से। दरअसल अति सर्वत्र वर्जित ये कहा गया है। इन लोगों ने ये पिछले कुछ समय से एलडीएफ और यूडीएफ इन दोनों ने पूरे केरल के अंदर से सनातन संस्कृति को नष्ट किया। उन्होंने एजुआ कम्युनिटी को ले लिया। उन्होंने चूंकि वो 32 से 34% है, उनको चूंकि देखिए ऐसा भी नहीं है कि वहां चेंजेस नहीं आते, जातिगत परंपराओं के मुताबिक जो समय रहा होगा उसको सुधार आंदोलन चलाने के नाम पर यह शुरू हुआ। दरअसल दर्शकों को यह तो मालूम है कि 1957 में दुनिया की पहली लोग चुनी गई सरकार, पहली, देखिए आप कभी भी लोकतंत्र को आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है सर, जब मैं इस तरह की चीजों को देखता हूँ, हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प मुझे लगती है कि हम लोग नैरेटिव की वार में कहीं दिखते नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने नैरेटिव देखे, बनाए नहीं। आप ये सोचिए 1957 में पहली बार चुनाव में जीतती है पूरी दुनिया में इलेक्टेड तरीके से वामपंथी सरकार, जबकि उससे पहले तो बहुत जगह वामपंथ आ चुका था, क्योंकि वो नृशंस तरीके से आया, वो तख्ता पलट करके आया, हिंसा से आया। यहां पहली बार आया तो मेरे लिए बड़ा दिलचस्प था ये, क्योंकि ये तो पढ़ते रहे, तो मैंने उसको देखने की कोशिश की कि ये आया कैसे। तो आपको ये हैरानी होगी कि वो एलडीएफ वहां जो सत्ता में आया वो मुस्लिम वोटरों के साथ आया, क्योंकि जो कट्टर जिहादी माइंडसेट मालाबार का था, जिसने मोपला विद्रोह किया, जिसने हिंदुओं औरतों के साथ जितने रेप अत्याचार, जिस तरह से उनके प्राइवेट पार्ट काट दिए गए, बच्चों को चीर दिया गया, ये बड़ा बहुत ही विभत्स है। उसको लिखने वाले अंग्रेज भी कांप गए थे और हिंदुओं की लाशों से कुएं पाट दिए थे, क्योंकि उनको ये लगा था खिलाफत आ गई, खलीफा होगा और खलीफा में सबसे पहले काफिरों को मारना है। वो लाखों हजारों लोगों का उसी समय धर्मांतरण हुआ। ये मेरा नहीं, अंग्रेजों की रिपोर्ट है, सावरकर गए, आर्य समाज ने रिपोर्ट बनाई और इतिहास में दर्ज है। उस शख्स को, अली मुसलियार को, इन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी बता दिया। इस देश में लिखा जाता है कि वो किसान विद्रोह हुआ। तो धीरे धीरे आया। ये बात उनको नहीं समझ में आई, क्योंकि जातीय दम इतना, जातीय दरारें इतनी बढ़ा दी थी उन लोगों ने कि सनातन से बड़ी जातीय दरार दिख रही थी। वो लंबे समय से लेफ्ट ने उसका फायदा उठाया, कांग्रेस ने डिवीजन धर्म का उठा के उसका फायदा उठाया, और 1957 में सरकार की जीत इसलिए हुई क्योंकि जो मालाबार था वो राज्य पुनर्गठन में पहली बार केरल में शामिल किया गया था, वरना उससे पहले वो मद्रास में आता था। तो इसीलिए वो जो जीत के जिहादी आइडिया था वहां, इंडियन मुस्लिम, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग थी, वो मुस्लिम लीग उस समय जीत की स्थिति में नहीं थी, लिहाजा मुसलमानों ने हिंदू कांग्रेस को हराने के लिए एक एलडीएफ को वोट किया। ये सबसे पहला कारण था। ये जीत का रहस्य है जो लोग लेफ्ट के हिस्टोरियन बताना नहीं चाहते। दूसरा, अगर हम इसको देखें, उसके बाद आप देखिए धार्मिक अधिकारों पे सनातन को लगातार वो करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, उन पर मतलब क्रश करते चले गए। सबरीमाला मंदिर है, स्वामी ब्रह्मचारी स्वामी, उनको अयप्पा स्वामी के लिए उन्होंने, और कौन कौन महिलाएं गई? ये तमाम महिलाएं गई जो लेफ्ट लिबरल की, जो जिनके वीडियो से लेके सब चीजें, जब वो मस्जिद में जाती हैं, चर्च में जाती हैं, दुपट्टा डाल लेंगी, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर उनको जाना है, वो नमाज नहीं पढ़ सकती, इस पे कभी बहस नहीं हुई। तो जब तक इंटरनेट नहीं आया था तब तक केरल, तमिलनाडु या उन सब में नॉर्दर्न इंडिया के खिलाफ गंदा, घटिया, ये तमाम चीजों के साथ वो ब्राह्मण मेंटेलिटी, मनुस्मृति, ये सब कहानियां वहां चलती रही। सोशल मीडिया के आने के बाद ये दरारें टूटी हैं और उनसे सच और चेहरा आने लगा कि लेफ्ट है क्या, नक्सल है क्या, क्योंकि वहां तो नक्सल नहीं दिख रहा था। नक्सल कत्ल और कत्लो-गारित कर रहा था छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, आप बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, यूपी के सोनभद्र और उस सारे इलाकों में। तो वहां ये सब चीजें अब दिखने लगी और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये सनातन को नष्ट करना चाहते हैं। और सनातन को नष्ट करने का मतलब एक नेशनल आइडेंटिटी को खत्म कर देना चाहते हैं। तो धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं। देखिए बीजेपी बहुत अच्छा अल्टरनेट होगा, उनको लगता है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है, तो वो एक अच्छा अल्टरनेट है पब्लिक के लिए, पब्लिक उसको सेलेक्ट कर रही है। आपको जो कहना है वो कह सकते हैं। जी सर। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि
ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है या वामपंथियों के लिए बड़ा झटका है? कांग्रेस के लिए इसलिए क्योंकि 4 बार से शशि थरूर कंसिस्टेंटली जीत रहे थे वहां से, और जिस तरह का माहौल है उसमें थोड़ी बहुत हिचक अगर शशि थरूर के भीतर अभी तक रही होगी, तो मेरे विचार से तिरुवनंतपुरम में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के मुकम्मल कब्जे के बाद वो हिचक अब खत्म हो रही होगी। शशि थरूर की उनको फैसला लेने में आसानी होगी, या ये ओवरऑल कांग्रेस के लिए और एलडीएफ लेफ्ट फ्रंट के लिए, दोनों के लिए बड़ा झटका है। देखिए सर, कई बार क्या होता है, एक बचपन में हम लोग एक खिलौना देखते थे, वो जो नया नया आया था मेरे सामने, आप तो खैर उस समय हमसे सीनियर है, देखा होगा, एक लाइट जलती थी घर के कोने में, ड्राइंग रूम में रखा जाता था, वो स्विच लगाते थे, लाइट जलती थी, तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते थे, कलर में वो ऐसे ऐसे घूमते थे, क्योंकि पूरा एक होता था। अब वो कहाँ सेटल होगा ये नहीं पता, लेकिन वो देखने में अच्छा लगता था। जो ब्राउनी मूवमेंट हम लोग साइंस में पढ़ते थे, उस तरह की मूवमेंट कहाँ कहा जा रहा, वो खूबसूरत लगता था। इस समय केरल की राजनीति में इस चुनाव से यही होगा। डस्ट कहां सेटल होगी नहीं मालूम है, लेकिन यह तय है कि उसने पूरा हिला के रख दिया। आप ये सोच के देखिए, ये कैसे समझा जा सकता है कि तिरुवनंतपुरम में लगातार 10 साल, सर मान लीजिए, एक अभी 2 साल अभी के और एक 5 साल पहले, जिसमें तिरुवनंतपुरम में एक बार 15,000 से, एक बार 16,000 से बीजेपी का हार रहा है, जबकि सीपीएम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। तो सीपीएम नगर निगम में थी। नगर निगम का एक और लोगों को यह समझना चाहिए कि नगर निगम और आखिर देश के चुनाव में अंतर क्या होता है। नगर निगम में लोग अपने सामने रहने वाले लोगों पर यकीन करते हैं, जिनसे वो रोजमर्रा की समस्या होती है, नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, जो मेजर नहीं, मतलब वो नहीं है, उनको लाइट या पोल्स कहां लगेंगे, ये सब समस्याएं होती है। उन सबको जब वो ये करते हैं, तो आप ये समझिए वो पार्टी अंदर धस चुकी होती है जिसको वो सेलेक्ट करते हैं। नेशनल में तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि मोदी की लोकप्रियता इतनी है कि उनको विधानसभा में जो वोट मिलता है उससे कई गुना उनकी पार्टी को, मतलब कई परसेंटेज ऊपर मिलता है जब लोकसभा में होता है। वो एक अलग हो सकता है, लेकिन जब आप नीचे घुसते हैं, जब आप लोगों के अंदर डेली लाइफ में जब आपका रूटीन इंटरेक्शन होने लगता है, तो ये समझ लीजिए कि आप जमीन की आधारित पार्टी हो चुके हैं। सुरेश गोपी जीते थे पिछली बार शुरू से, अभी इस 2 सीटों पर वो लगातार बीजेपी लगभग क्लोज रही थी, और अब अलग अलग जगह पर उसकी जीत की ये खबरें उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊपर उठाएंगी। लगातार लंबे अरसे से पीएफआई और तमाम संगठन जो आईएसआईएस के हैं, आईएस तमाम, बिल्कुल। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग चीज है सर, केरल को ये कह के बेचा जाता है कि वो सबसे ज्यादा लिटरेट है, वहां सांप्रदायिकता का कोई मतलब नहीं। दरअसल ये नैरेटिव है जो लेफ्ट का है, जो साउथ, जो जेएनयू में बैठे हुए वामपंथी हैं, जो इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर कब्जा किए हुए बैठे हुए लेफ्ट के लोग हैं, वो जो जर्नलिस्ट, जो मीडिया के लोग हैं, जो इनके टुकड़ों पर पलते हैं, खासतौर से लेफ्ट ओरिएंटेड उनको इसी सिस्टम, वो ये कभी नहीं बताते कि ये सबसे पढ़ा लिखा है, और यहाँ पीएफआई से लेके तमाम संगठन मौजूद है। हिंदू मुन्नानी संगठन के लोगों की शुरू से हत्याएं हो रही हैं। वहां संसद में इस बार राज्यसभा में भेजा गया जो वहां से केरल से कैंडिडेट बीजेपी के, देखिए जिनके पैर उड़ा दिए बमों से। तो आपने बड़ी एक बहुत बड़ी नैरेटिव वार हारी हुई थी, वरना तो वो लेफ्ट भी वही है जो नक्सल है। ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि अभी जो आपने देखा होगा जिसमें अब जमानत मिल ली, जी साई रेड्डी बाबा और ये तमाम सुधा और ये तमाम लोग थे, जिसको अभी कोरेगांव वाला आपको याद होगा। आप ये देखिए, ये आपके इर्द गिर्द हैं, ये आपके साथ है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, ये प्रोफेसर्स हैं, और ये हत्या के लिए उकसा रहे हैं। आपको मालूम है कि वो जो वहां नलिनी सुंदर, वो जो वहां उसने छत्तीसगढ़ में उसकी हत्या करा दी एक टीचर की, अब उसकी वाइफ ने उनके लिए केस दर्ज कराया, कोई बोलने वाला नहीं हुआ, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि ये हमारे गांव में आ रहे हैं, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू के और इसके प्रोफेसर हैं, ये हमारे यहाँ के लोगों को आके उकसा रहे हैं कि आप वो बनिए, नक्सल बनिए, आप ये बनिए। कुछ दिन बाद उसका कत्ल हो गया। तो ये वापस कराए गए केस हैं, ये धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहे, तो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई देश में राजनीति तो अच्छी बात है, विचारधाराएं अलग होना अच्छी बात है, लेकिन देश पे राजनीति कर रहे हो आप।
अगर आप ये सोचिए धुरंधर जैसी फिल्में आपको यहाँ, उनके लिए आप पागल हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप पठान पे क्या कर सकते थे? आप पठान को, आप सोचिए कि इस देश में हर पाकिस्तान भी अच्छा होगा, पाकिस्तान में भी अच्छे लोग होंगे, एक दो लोग मिलेंगे। अरे भाई, आपकी आंखों में तेजाब डाला हुआ है गंगा जमनी का, आप समझ नहीं रहे हो। पाकिस्तान की बुनियाद ये है कि उसको हिंदुस्तान नष्ट करना है। उनकी बाइटें आपको सड़क पे दिखेंगी, उनको देखिए। ये जो झूठ मक्कारी आपके जहन में डाल दी जाती है कि नहीं साहब ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे लगान फिल्म बनाई। मैं फिल्मों पे बहुत कम बातें करता हूं सर, आप तो खैर फिल्मों को बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन मैं लगान को, चूंकि ये पीटर जॉर्डान की एक फिल्म होती थी टू हाफ इन ए हेल, जहां मुझे याद है, वो फिल्म ये बताती है कि कैसे आपको, वो पूरी फिल्म बताती है कि कैसे एक पूरी सोसाइटी नाजी किस तरह से नफरत के काबिल थे। वो सोसाइटी ये बताती है, लगान आपकी ये समझाती है कि एक दो अंग्रेजों को छोड़ दो तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी इन्होंने, खास तौर से बिहार चुनाव के समय से, कि साहब एसआईआर हो रहा है तो किस लिए हो रहा है, या मतदाता सूचियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, या मैच फिक्सिंग हो रही है। यहाँ कौन सा एसआईआर हुआ था? यहाँ कौन सी मतदाता सूची से छेड़छाड़ बीजेपी ने की होगी? क्योंकि वहां तो वाम मोर्चा की सरकार है, विजयन मुख्यमंत्री हैं। देखिए अब जो है, वैसे तो एसआईआर इसके लिए तो रोका ही गया था, आपको मालूम है, इसको रुकवाने के नाम पर वो आए थे, तमाम चीजें आई थी। दरअसल हो क्या रहा है कि वो लोग अब, अगर बीजेपी ये कहती है कि इस रास्ते से जाना है, तो उनको उसमें भी षड्यंत्र दिखता है कि यहाँ जरूर कुछ किया गया होगा। अगर बीजेपी ये कह देगी कि हम लोग कल से जो है राष्ट्रगान को सुबह 7 बजे गाएंगे, तो आप ये देखेगा वो राष्ट्रगान को उसके अपमान पर उतारू हो जाएंगे, वो लोग रोने पे उतर आएंगे। जिस बंगाली भाषा, जिस बंगला, उसके नाम पर ममता बनर्जी पूरी राजनीति करती है, नफरत देती है, वो उसी वंदे मातरम के उनके सांसद क्लियर नहीं कह पाते कि इसको जोड़ लीजिए। वहां बांग्ला अस्मिता नहीं आती है। वो वहां जो पहले मतलब राष्ट्रगान बनाने के लिए एक ऐसा गीत होना जरूरी है जिसके, अच्छा दुनिया में एक बात बताइए, मतलब ये तो बच्चों जैसी बातें हैं जिन पर ये देश अभी जल रहा है। कोई मतलब जो नर्सरी का बच्चा होगा, अगर आप पूछोगे तो वंदे मातरम गीत से साथ हजारों लोगों ने फांसी के फंदे चूमे। वंदे मातरम का गीत गाते हुए हजारों लोगों ने तोपों के दहाने के सामने अपने सीने अड़ा दिए हैं। वंदे मातरम गाते हुए लोगों ने अपने लिए गोलियां खाई हैं, वो बैठे रहे, वंदे मातरम गाते रहे। जन गण मन का मैंने कभी सुना नहीं, मैं आपको ईमानदारी से कहूं, मुझे कोई वो नहीं है, मैं राष्ट्रगान का पूरा सम्मान करता हूं, मैं खड़ा होता हूं, मेरे बच्चे भी खड़े होते हैं, हम लोग सब, जब भी, चाहे वो टीवी पे आ रहा हो चाहे कहीं आ रहा हो, सबको मालूम है जब उसकी आवाज आती है तो आपको खड़े होना है। बिल्कुल। लेकिन क्या आप एक इंसिडेंस बता सकते हैं जब देखिए राष्ट्रगान, वहाँ के कुछ विजुअल, वहां के विजुअल्स आने शुरू हो गए हैं धीरेन्द्र जी। और ये झंडे लहराते हुए तो ममता बनर्जी भी देख रही होंगी। दरअसल इस समय पूरी तिरुवनंतपुरम का मैसेज तो वहां तक भी जाएगा। पूरी राजनीति में एक बदलाव आ रहा है। ये देश अब इस पर बात, जानते हैं इजराइल में जो लड़ाई है, अब इजराइल में हम लोग देखते हैं नेतन्याहू का विरोध हो रहा, बहुत ज्यादा जबरदस्त, ये सब खबरें आती हैं। लेकिन जब हम अंदर जाकर देखते हैं तो वो इसलिए हो रहा है कि उनको और एक्शन लेना चाहिए। दूसरी पार्टियां उनको और ज्यादा कह रही हैं। अभी ये इस देश में देखेंगे, चूंकि इस जिहाद को, इस कत्ल को, इस कत्लो गारत को, इस फर्जी थूक में थूकना, पीना, पानी पेशाब कर देना, महिला हिंदू बच्चियों को पेशाब पिला देना, 8 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, ये नफरत कहां से लाते हैं? ये कहीं से तो आ रही होगी ना। आप वो मदरसे में पढ़ रहा है और ये एमबीबीएस करके आके बटन दबा रहा है, वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। आज मैं ऐसे ही पाडुका को पढ़ रहा था क्योंकि अखबार में था। आप सोचिए साकिब नाचन अभी मरा है, पहले वो सिमी में था 2002 के 3 में, फिर वो बाद में इंडियन मुजाहिदीन में आता है, अब वो पीएफआई में आता है। क्या मजाक बना के रख दिया पूरे देश का यार। उसको शरिया गांव घोषित कर रहे हो,
पूरी दुनिया में आप ये सोच के देखिए, पूरी दुनिया में मैं किसी को भी चैलेंज करता हूं, ये मुझे बताए कि शरिया एक भी देश में लागू है क्या? 57 देशों में थे, वो लागू नहीं कर सकते। वो ऐसा नफरत से भरा हुआ है, क्योंकि वो न्याय थोड़ी है, वो तो कानून है, जिसमें किसी गैर मुस्लिम के लिए सिवाय अपमान, नफरत और उसकी जिंदगी को नरक बनाने के अलावा कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए जिंदगी में नरक के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो हैरान हो जाता हूं टीवी पे जब देखता, उस पे यूट्यूब पे देखता हूं या वो व्हाट्सएप पर देखता हूं, जब जिसमें आजकल महिलाएं, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिहादी खानम टाइप, वो लिखते हैं कि इस्लाम ने इतना ज्यादा महिलाओं को अधिकार दिया, उसके नीचे तुरंत लोग हलाला के फोटो डाल देते हैं, हलाला की वीडियो, बिल्कुल। हलाला कमेंट कर देते हैं वो हदीसें निकाल निकाल के। किसको ये बेवकूफ बनाना चाहते हैं? दरअसल अब ये देश धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को ही जीतते रहना होगा या कोई भी पार्टी जीते, हम लोग एज ए जर्नलिस्ट उसको देख सकते हैं, लेकिन ये पार्टियों के लिए इसलिए हमको लॉबिंग करते हुए दिखते हैं लोगों को, क्योंकि वो कम से कम देश के खिलाफ नहीं खड़ी भाई। वो पाकिस्तान के उसको निशाने इम्तियाज नहीं देना चाहती। उसका कोई जनरल सेक्रेटरी मंत्री बना हुआ दिग्विजय सिंह जैसा आदमी आरएसएस को मुंबई बम कांड के पीछे, मुंबई हमले के पीछे नहीं ठहरा था। ये दुनिया का कोई और देश होता, आप सोच ही नहीं सकते क्या हो जाता उसके साथ वहां स्टेज। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की संभावना और उम्मीदों के लिए ये एक बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़े संकेत हैं, क्योंकि 10 साल से वहां वाम मोर्चा की सरकार है। अगर लोगों के दिलो दिमाग में कुछ बदलाव चल रहा है तो वो किसके बारे में सोचेंगे अब? देखिए, मैं ये मान रहा हूं कि कांग्रेस और वो एक बड़ा चेंजेस तो दिख रहा है। अब वो कांग्रेस को चूंकि यूडीएफ के मुकाबले ज्यादा सीटें बाहर कहीं जगह पर दिख रही हैं, तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस को यूडीएफ का रिप्लेसमेंट, एलडीएफ का रिप्लेसमेंट वहां की जनता मान रही हो, चूंकि बीजेपी अभी इतनी ताकत में नहीं है। ये हो सकता है, ये चूंकि देखिए अभी भी मुस्लिम वोटों पर जो पूरा एक तरफा है वायनाड में, इसीलिए गई वहां, आप देखेंगे उनको प्रियंका गांधी, क्योंकि और मुस्लिम लीग उसका एक एक चीज बदलाव कर रही, उसका एक एक पैसा वो वसूल रही है, अपने समर्थन की एक एक रुपए की 25 गुना कीमत वसूल रही है। इसीलिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या वो गाजा पैलेस्टाइन के जो वो आपको दिखते हैं ना, वो जो झोले लेके जाना, ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हर किस्तें वसूलती है। यूनियन मुस्लिम लीग ने दिल्ली में ऑफिस खोल लिया, जो कभी 1947 के बाद बंद हो गया था, उसका ऑफिस खुला बहुत बड़ा। अभी मैं आपको आज ही बताता हूँ, वहां आप किसी दिन प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को टहलते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति ये कांग्रेस अपने आप को लीग में तब्दील कर रही है। कांग्रेस वो मध्यम मार्गी पार्टी नहीं हो रही है जिसमें तमाम लोग हो सकते थे, एक ऐसा ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि अब वहां कांग्रेस के साथ जीत का रास्ता कैसे होगा अभी कुछ भी कह पाना, आज के रिजल्ट से मुझे लगता है कि सब उलट रहा होगा, लेकिन बीजेपी वहां सीटें जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन जी जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबा दें, इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें, फॉरवर्ड करें अपने मित्रों और ग्रुप्स में। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें। बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन दबाएं, क्योंकि बहुत सारे मित्रों की ये शिकायत रहती है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। ऑल वाला बटन दबाएंगे तो उसकी गुंजाइश 98-99% बढ़ जाती है। धीरेन्द्र जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट, उसे सब्सक्राइब जरूर करें और सहयोग भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार।